नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2023 मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज 15 सितंबर है। लगभग लगभग एक महीने और मतलब एक महीना 5-7 दिन और तो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। तो आज से आपकी एक महीने तक की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाए मेंस के अंदर और एक अच्छी पोस्ट ले पाए इस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है। मैं आपको पहले थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सुचिर है। मैं एसएससी सीजीएल 2022 से एएसओ सी से सिलेक्टेड हूँ विद ऑल इंडिया रैंक 508। ठीक है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। देखिए, हमें बेसिकली मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर और टाइपिंग। ठीक है, हमें ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले आपको चलो कंप्यूटर से बताता हूँ। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है। कोई भी टीचर है, किसी भी टीचर के जो आपको सही लगे, या तो उनका एक कोर्स खरीद लीजिए, 400-500 रुपये का आएगा। अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, फटाफट से करना है तो कुछ नहीं, 10-12 लेक्चर होते हैं, मतलब 12-15 घंटे के अंदर पूरी कंप्यूटर हो जाएगी। नहीं कोई, वरना आप कोई भी एक छोटी सी बुकलेट लीजिए या कोई पीडीएफ ले लीजिए। जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम पता नहीं था क्या था। अब तो एक बार एग्ज़ाम हो गया है तो आइडिया लग गया कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक आभास सर की पीडीएफ आई थी कंप्यूटर के लिए, वो आप उनके टेलीग्राम से ले सकते हैं। वरना बेसिक बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है कि शॉर्टकट कीज़ पढ़नी है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पढ़ना है, अलग अलग वायरसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और क्या क्या थ्रेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। तो ये चीज़ें बेसिक आपने देख लिया होगा। जो पिछले साल 4 शिफ्टों के अंदर 80 क्वेश्चन आपके वो हो गए, वो कर लीजिएगा। प्लस उससे कोई ना कोई आपको करा देगा टीचर, या कोई भी बुक में आपको मिल जाएगी, छोटी पतली सी बुक मिलेगी, उससे कर लीजिए। उससे ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। वो फलाना मॉक टेस्ट के अंदर उठपटांग क्वेश्चन मिलेंगे, हर चीज़ पढ़ते रह जाएंगे, नहीं समझ आएगी। ठीक है ना। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, एक बार ही पढ़ना है, क्वालिफाई करना, उसको छोड़िए। ठीक है ना। कंप्यूटर को टाइपिंग के लिए, देखिए टाइपिंग के अंदर कुछ टाइप के लोग होते हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, जो मतलब लिख लेते हैं आराम से, लेकिन उनको लेकिन मैं कहूँगा उन लोग सिर्फ प्रैक्टिस करके चले जाइए। एक बार 5-7 अपना किसी कहीं, मेरे ख्याल से मैंने जब करा था तो शुभम जैन सर ने, जो आरबी चैनल से आते हैं, उन्होंने एक पीडीएफ दी थी जिसके अंदर 2000 की डिप्रेशन के 50-60 वो थे। तो वो पीडीएफ आप उनके टेलीग्राम से ले लीजिएगा और उसी को अपने किसी भी ऐप के अंदर कॉपी पेस्ट करके और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर किसी की टाइपिंग स्लो है, लेट सपोज किसी की 20 की स्पीड आती है, 22 की स्पीड आती है, और अब टाइम रहेगा कि वो बिल्कुल फुल फ्रेश नहीं सीख सकते, तो जैसे कुछ लोग, जैसे जैसे वो लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ना अपने सारी उंगलियों को यूज़ करते हैं सबको, इसको स्पेस के लिए। मैं क्या यूज़ करता था, मैं यूज़ करता था 2 उंगलियों को, इसको और इसको मैं ऐसे ऐसे टाइप करता था। तो मेरी स्पीड पूरी पूरी आती थी, मतलब मेरी स्पीड 25 के आसपास आती थी। फिर मैं प्रैक्टिस कर करके इसको 30-31 तक ले गया। ये स्पीड 30-31 तक ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन आपका काम चल जाएगा टाइपिंग के अंदर। अगर एक महीना और आपकी स्पीड नहीं आ रही है, तो जो आपका तरीका शुरू से बना पड़े टाइपिंग करने का, उसी को बार बार प्रैक्टिस करके खींचिए और उसी से कोशिश करिए कि 30-1 तक स्पीड खींच ले, ताकि एग्जाम में हो जाएगा। बाकी टाइपिंग मुश्किल नहीं है, 15 मिनट का टाइम है, 2000 की डिप्रेशन है और एरर भी बहुत है, 20% तक अलाउड है। तो ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी को। ठीक है ना। इसकी फिर भी स्लो मैं कहूँगा नई सीखने की बजाय अपना वो करिए। तो कंप्यूटर और टाइपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं एक सब्जेक्ट करके बात। देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी ने अपना कोर्स पूरा कर रखा होगा। अगर आपको उम्मीद होगी प्री क्वालिफाई होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबने अपना कोर्स पूरा कर रखा होगा, और अगर वो प्रैक्टिस भी कर रखी होगी, मॉक्स भी दे रखे होंगे। ठीक है। तो ये सब मेरे ख्याल से किसी का कुछ पॉइंट वीक हो सकता है, एक में से जीएस के अंदर एक आधा सब्जेक्ट वीक रह गया तो वो हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस लगभग लगभग सबने देख रखी होगी, पढ़ रखी होगी, रिवाइज भी कर रखी होगी। अगर वो सब नहीं कर रखा तो देखिए, मैं किसी वैम में नहीं रखूंगा। आपको रिवीजन करनी चाहिए पहले एक बार, और उसके बाद ही उतरना चाहिए। क्योंकि उससे आप हो सकता है कि सिलेक्शन लें, लेकिन कोई नीचे की पोस्ट मिलेगी आपको, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल फुल फ्लैज मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ एक महीने में, क्योंकि आखिरी के एक महीने में आप मतलब कोई कोर्स नहीं कर पाएंगे, कोई रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और मतलब रिवीजन मतलब कोर्स नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर सिलेबस नहीं कर पाएंगे, रिवीजन ही करनी है सिर्फ। ठीक है। तो बात करते हैं। देखिए, मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स अब बहुत आसान आ रही है। वो ज़माना गया 18-19 वाला, कि जब 17 वाला, कि भाई मैथ अच्छी खासी आती थी। तो मैथ्स बहुत आसान आ रही है। अगर आपने मैथ्स की तैयारी कर रखी है ना, तो मैं तो कहता हूँ एक बार अपना फटाफट से नोट्स रिवाइज कर लीजिए।
मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसके अंदर कुछ क्वेश्चन कर रखे होंगे, पीडीएफ आपने जो भी डिजिटल नोट्स बना रखे होंगे, कुछ भी आपका होगा का मटेरियल कि मैं यहाँ से रिवीजन करूँगा, एक बार रिवीजन करिए। और मैथ का एक डेली मॉक लगा लीजिए 30 क्वेश्चन वाला। ठीक है, मतलब मॉक तो आप लगा रहे हो, तो अगर आप पूरा मॉक नहीं लगा पा रहे तो खाली एक मैथ का मॉक, मतलब मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड मॉक लगा लीजिए। ठीक है ना, उसी से आपकी मैथ की 30 दिन के अंदर 30 मॉक हो जाएंगे और आपके लगभग 30,000 क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी। तो आप एग्जाम में आराम से 90 आउट ऑफ 90 ला सकते हैं अगर आपने सिलेबस ढंग से करा है तो। ठीक है, उसके अलावा मैथ में मेरे को लगता नहीं कुछ करने की जरूरत है। हाँ, एक्सेसिवली मुश्किल क्वेश्चन आ रहे तो दिक्कत होती है, और अगर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा है तो जाते जाते देखिए अपने जो फॉर्मूला होते हैं एक बार वो पढ़ के चले जाइएगा, हो जाएगा। मैथ्स के लिए अभी बस आपको एक बार अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, प्लस प्रैक्टिस कोई बुक नहीं उठानी है प्रैक्टिस की। ठीक है ना, कोई मोटी बुक लें प्रैक्टिस की, वो नहीं करना है। सिर्फ नोट्स रिवाइज कीजिए और मॉक दीजिए डेली 30 क्वेश्चन वाला जो पेपर में होता है। ठीक है, और टाइम बांध दीजिए कि मुझे 30 क्वेश्चन 25 मिनट में या 22 मिनट जैसे भी आपको लगता है मुझे करने हैं, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। 30 में से देखिए मैं मतलब 3-4 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे। ठीक है, बाकी 25 के अराउंड क्वेश्चन बहुत लल्लू आएंगे, आप आराम से कर लेंगे उसको। ठीक है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और कोई टीचर कहे आपको कि नए पैटर्न आएगा, मुश्किल हो जाएगा पेपर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अब ये है वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एसएससी ने पिछले ट्रेंड फॉलो करा उसी ट्रेंड पे आएगा। ठीक है, आप रिलैक्स होकर पेपर देने जाइएगा। ठीक है, मैथ्स के मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग पहले आसान आती थी, लेकिन पिछले साल मेंस के अंदर रीजनिंग में 2-3 पजल के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप मेरी बात माने ना, तो रीजनिंग जैसे आपने प्री के लिए प्रिपेयर करी है सब ठीक है, अपना मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। 3-4 दिन के अंदर बंदा अपने पूरे नोट्स रिवाइज कर लेता है रीजनिंग के, आराम से, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद ना, जैसे आप एक बार 2022 का पेपर देखिएगा मेंस का, उसके अंदर आपको हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन टेढ़े मिलेंगे जो सबके गलत हुए हैं। मेरा रीजनिंग में स्कोर फुल आता था, लेकिन मेंस के अंदर फाइनल मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, और सबके हुए हैं। सबका रीजनिंग में एवरेज स्कोर वही 75 से 82 83 के राउंड ही रहा है। ठीक है, मैथ्स में सबने अच्छा स्कोर करा है, रीजनिंग में सबके 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही हुए हैं जो पहले नहीं होते थे। तो रीजनिंग में देख लीजिएगा कि वो थोड़ा सा पॉइंट आपका वीक ना रह जाए, उसको आप प्रैक्टिस करके जाइएगा एक बार थोड़ा सा, 50-60 क्वेश्चन उस पोर्शन के पजल्स वगैरह के, या जो असर्शन को रीजनिंग आ रहे हैं, कंक्लूजन वाले आ रहे हैं, तो उनके एक बार कुछ प्रैक्टिस कर जाइएगा। बाकी अपना जैसा आपने पढ़ रखा है, क्लोक कैलेंडर के देखिए हमारे टाइम क्वेश्चन नहीं आया, कोई मेरी शिफ्ट में नहीं आया था, किसी में एक आधा आसान क्वेश्चन आया होगा, लेकिन फिर भी मेरी मानिए तो पढ़ जाइए, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा बहुत अब ऐसे खेल रहा है। तो रीजनिंग अच्छी तरीके से करिएगा। बाकी वही सेम अपना सारा रिवाइज करके मॉक देके इकट्ठा एक मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड मॉक दीजिएगा 1 घंटे का, देखिएगा कितना टाइम मैं बचा पा रहा हूँ, कितना कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैथ रीजनिंग के लिए सेम स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, देखिए इंग्लिश के अंदर आपको सबसे पहले तो करनी है वोकैब। वोकैब के अंदर आपको करना है ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले। अगर उसके बाद आपको टाइम बचता है तो आप सिनोनिम एंटोनिम पे जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे तो चांसेस है कि आप एग्जाम के अंदर ठीक कर लें। लेकिन सिनोनिम एंटोनिम बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप ठीक कर पाए। अगर आपको आ गया तो आ गया, ईडियम फ्रेज और वन वर्ड से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 तो 4 आराम से बना लेंगे अगर आपको ईडियम फ्रेज और वन वर्ड आते हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम को बाद में कीजिए, पहले आप वन वर्ड और ईडियम फ्रेज ही कर लीजिए। ठीक है, ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में सबने मेरे ख्याल से ग्रामर पढ़ रखी होगी। तो आप, और अगर आपने नहीं, मैं बताता हूँ मैंने क्या कर रहा था ग्रामर के अंदर। मैंने जब जैसे जैसे ग्रामर पढ़ी ना और प्रैक्टिस करी, तो मुझे पता लग गया कि जी 50-60 रूल्स के ऊपर ही पूरी एसएससी खेल रहा है ग्रामर में। जो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, एरर आते हैं। ठीक है, वॉइस नरेशन का तो फिक्स रूल है, सबको आता है वॉइस नरेशन। वॉइस नरेशन में अगर आप गलती करेंगे तो ये लीजिए आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब ठीक कर रहे हैं, सब ठीक करने के बाद जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठीक करता है ना, वही सक्सेस सिलेक्शन लेता है। तो वॉइस नरेशन तो गलती होनी नहीं चाहिए। क्लोज टेस्ट अगर आपका आसान आ गया तो सबका ठीक होएगा पेपर में, अगर थोड़ा मुश्किल आ गया तो सबके गलत होंगे। तो क्लोज टेस्ट अगर आपने बेसिक प्रैक्टिस कर रखी है, मतलब प्रैक्टिस कर रखी होगी आपने, अगर फिर भी नहीं कर रखी है तो डेली 1 से 2 क्लोज टेस्ट आप लगा लीजिए। ठीक है, क्लोज टेस्ट में अगर पता लग जाएगा कि बनेंगे, सब बनेंगे, सबके बनेंगे, क्लोज टेस्ट नहीं बनेंगे कि सबके गलत होंगे, तो क्लोज टेस्ट की चिंता मत लीजिए आप, अगर आपने सब प्रैक्टिस कर रखी है पहले, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। उसके बाद बात आ गई PQRS की। देखिए PQRS भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आपने कर रखी होगी, फिर भी आप मतलब इंग्लिश का भी आप मॉक तो लगा ही रहे हैं। तो क्लोज टेस्ट और PQRS ये दोनों तो आप डेली कीजिए। वो कैब आप डेली पढ़, मतलब वन वर्ड और ईडियम कर लीजिए। ठीक है ना,
ज़्यादा मतलब सिनोनिम एंटोनिम में घुसेंगे तो, क्योंकि एक वर्ड है आप उसको सिनोनिम पढ़ रहे हैं, फिर फट उसका एंटोनिम पढ़ रहे हैं उसको, तो ये सब याद करना मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल था, मैं तो कर नहीं पाया। तो मैं सिनोनिम एंटोनिम करके ही नहीं गया। मैं बता रहा हूँ, मेरे इंग्लिश में 123 मार्क्स थे, मैथ्स में 90, रीजनिंग में 75, इंग्लिश में 123 और जीके में 40। टोटल मेरे 328 रो स्कोर थे और 337 नॉर्मलाइज था। तो आपको बता रहा हूँ, ग्रामर में आपके 50-60 रूल फिक्स हैं। उसको हो सके तो आप एक कागज़ पे नोट कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए और उसी को थोड़े थोड़े दिन में, हफ्ते हफ्ते में मतलब 4-5 बार रिवाइज कर लीजिएगा पेपर तक। वो कैब में आप ये दोनों चीज़ें कर लीजिए और क्लोज टेस्ट और PQRS की डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश में यही करना है। कोई आप मतलब पूरा प्रैक्टिस पेपर ला के कर लीजिए, मतलब 3-4 दिन में एक पेपर लगा लीजिए 135 नंबर वाला। ठीक है, ऐसे इंग्लिश को करते चलिए। अगर टाइम बचता है तो आप सिनोनिम एंटोनिम भी जो रिपीटेड है, अगर सिनोनिम एंटोनिम करने हैं ना, देखिए मैं तो कहता हूँ सब कीजिए, लेकिन टाइम के हिसाब से हमें चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो आप सिनोनिम एंटोनिम जो पिछले कुछ सालों में मतलब रिपीट हो रहे हैं ना, आप बुक्स देखिएगा कुछ, जैसे ब्लैक बुक के अंदर या फिर ये इनकी बुक आती है ऑनलाइन मेंटर्स की, पतली सी बुक आती है, तो उनके अंदर टॉप 200 टॉप 500 दे रखे हैं जो पिछले कुछ सालों में ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो उनको कर लीजिएगा। ठीक है ना। इंग्लिश में इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ जूत नहीं, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास। अब बात करते हैं जीएस की। देखिए, बहुत से लोगों को मतलब बहुत लोगों को जीएस पसंद आती है, मेरे को भी जीएस पसंद आती थी, लेकिन अब जीएस को करना तो पड़ेगा। मेंस में आ गए, पहले तो प्री में थी, फिर भी लोग अपना निकल जाते थे, लेकिन अब जीएस आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। तो देखिए, जीएस के अंदर मैं बताता हूँ मैं क्या करके गया था। मैंने कुछ पोर्शन छोड़े थे जीएस के अंदर जो मेरे को नहीं आ रहे थे। हर कोई हर चीज़ में मास्टरी नहीं कर सकता। ठीक है, कॉमर्स वाले होते हैं उनको इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, वो दूसरे साइंस वाले होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लेते हैं, उधर उनको हिस्ट्री, आर्ट्स वाले उधर कर लेते हैं, उनको बाकी जगह दिक्कत आती है, चलता रहता है। तो हर किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बता दूँ, जीएस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स अगर आप सोचो कि छोड़ जाता हूँ तो ये भूल जाइए। करंट अफेयर्स आपको करने ही करने हैं, करने ही करने हैं। तो मैं आपको करंट अफेयर के 2 सोर्सेज बताता हूँ जहाँ से आपको करने हैं। उसके अलावा किसी तीसरे सोर्स से भटकेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। देखिए, पहला तो आभास सर की एक सुपर करंट अफेयर नाम से पीडीएफ आती है। ठीक है, वो पूरी पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, वो मोर देन इनफ है करंट अफेयर के लिए। उसी में से आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। ठीक है ना। अगर उसके बाद भी, लेकिन मेरे को तो पीडीएफ में थोड़ा सा था ना, वो थोड़ी सी मतलब पीडीएफ तो बहुत बढ़िया थी, उसके अंदर कंटेंट सही बढ़िया था और लिमिटेड था। लेकिन अगर थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव वे में पढ़ना है, जैसे कि अच्छे अच्छे मतलब कलर लगा रखे हैं पीडीएफ के अंदर, अच्छी अच्छी फोटो लगा रखी है, तो उसके लिए एक इंडोलोगस नाम से चैनल है। वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराते हैं। जैसे उन्होंने वीडियो बनाई तो पूरी अपॉइंटमेंट्स की एक वीडियो, स्पोर्ट्स की एक वीडियो, नोबेल प्राइज की एक वीडियो, या अवार्ड्स की एक वीडियो, तो ऐसे काम करते हैं वो। तो मैंने क्या करा था, उनके टेलीग्राम चैनल से उनकी सारी पीडीएफ जो लगी ना, उनको डाउनलोड कर ली और वो पीडीएफ से पढ़ता था, फोटो के थ्रू ही। तो ऐसे ऐसे करके मैंने टॉपिक्स प्रिपेयर करे थे। अगर आप मंथ पहले रहता था मंथली में, जब जब प्रिपरेशन के टाइम था, तो मंथली कभी याद नहीं रहती, ना पढ़ पाते ना क्वेश्चन फंस पाते। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़िएगा। ठीक है, करंट अफेयर की तो ये बात हो गया, मैंने आपको 2 सोर्सेज बता दिए, आपको वहां से करंट अफेयर पढ़े टॉपिक वाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, अ, अगर मैंने बायोलॉजी में छोड़ गया था क्योंकि मेरे को बायोलॉजी याद नहीं हो पा रही थी। बायोलॉजी में मैं सिर्फ एक विटामिन वाला टॉपिक और एक डिसीजेज वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक पढ़ के गया था बायोलॉजी में, बाकी बायोलॉजी में छोड़ गया। और क्वेश्चन आए भी थे, मैंने छोड़ दिए, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी तरीके से कर रखी थी, इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर थी मेरी। और उसके बाद इकोनॉमिक्स थी तो और फिर जियोग्राफी अच्छी प्रिपेयर थी मेरी, और पॉलिटी भी अच्छी थी। हिस्ट्री के अंदर मैं साउथ इंडियन हिस्ट्री छोड़ गया था, बाकी मैंने हिस्ट्री करी थी, मतलब बेसिकली मैंने साउथ इंडियन हिस्ट्री और बायोलॉजी पूरी छोड़ दी थी। जो मेरे दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेरे को नहीं आ पा रहे थे, मैं छोड़ आया पेपर में, बाकी सब मैंने प्रिपेयर कर रखा था। और बेसिकली जीएस में जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए, और जो जो चीज़ें वीक है ना आपकी, वीक करंट अफेयर्स को करने ही करने हैं। बाकी जो सा पोर्शन आपका वीक है, जैसे मुझे बायोलॉजी आई नहीं रही थी, मैंने कोशिश बहुत करी लेकिन मैं छोड़ी थी, तो जो मेरी बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स कमियां थी मैंने वो इंप्रूव कर ली थी। ठीक है ना। तो यही सब जीएस की स्ट्रैटेजी थी। उसके अलावा ज़्यादा भटकने की जरूरत है नहीं, मॉक दीजिए। ठीक है, मॉक भी वो दीजिए जो रेलिवेंट है। मैं टेक्स्ट बुक के मॉक और ग्रेड अप के मैं 2 मॉक दिए हैं, और उसमें भी जो रेलिवेंट थे मुझको लग रहा कि भाई इसके अंदर नहीं, मतलब अच्छा मेरा मॉक अच्छा नहीं जाता, कभी कभी मेरा भी नहीं गया। तो मैं देखता था कि मेरी परसेंटाइल कितनी आ रही है, तो परसेंटाइल से आपको आइडिया लग जाएगा। मेरी परसेंटाइल हमेशा 90+ थी, चाहे मेरे नंबर 260 हैं चाहे मेरे 310 हैं। ठीक है, मेरी परसेंटाइल 90+ आती थी हमेशा। तो उससे आप जज कीजिए, ना कि मार्क्स से जज कीजिए। बाकी आपको पता लग ही जाता है, आप इतने समझदार हैं कि प्री क्लियर करके अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं
समझदार हैं आप। तो मैंने आपको अपनी सारी स्ट्रेटेजी बता दी जैसे मैं फॉलो करता था। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।